नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज आपके साथ उपस्थित हुई हूँ। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार, पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न गुण और हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के महत्व तथा उनकी उपयोगिता पर चर्चा करने के लिए। पाठ्य पुस्तक वर्तमान में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसके केंद्र में बालक है, जबकि वैदिक काल की यदि हम बात करें तो शिक्षा के केंद्र में गुरु थे और उस समय पाठ्य पुस्तकों से अधिक जो अनुभव है और अर्जित ज्ञान है, मौखिक ज्ञान का महत्व था। लेकिन वर्तमान में पाठ्य पुस्तकें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता, उनका स्वरूप किस प्रकार से है, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप। जिस पुस्तक के माध्यम से भाषा का व्यवस्थित, स्तरीय तथा परीक्षणीय अभ्यास कराया जाए वह पाठ्य पुस्तक है। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनिवार्य सहायक सामग्री है। अन्य जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो अन्य विषय भी हैं, जिनमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारे विषय हैं, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर तथा उच्च स्तर पर। लेकिन भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा में पाठ्य पुस्तक अनिवार्य सहायक सामग्री में आते हैं। शिक्षण में दो प्रकार की सहायक सामग्रियां होती हैं, एक अनिवार्य सहायक सामग्री और एक विशिष्ट सहायक सामग्री। जब हम पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप की बात कर रहे हैं तो हिंदी भाषा शिक्षण और जो भी भाषा है, भाषा में पुस्तक अनिवार्य सहायक सामग्री है। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हैरोलिकर के शब्दों में पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों एवं मूल्यों के संचय का साधन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सिखाने और सिखाने की क्रियाओं में अन्य साधनों के साथ पाठ्य पुस्तकों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षण है क्या? शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। इसलिए क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि सिखाने और सिखाने की क्रिया में, सिखाने और सीखने की क्रिया में अन्य साधनों के साथ अन्य साधनों में हमारा श्याम पट श्वेत पट आ जाता है, श्वेत वर्तिका चौक आ जाती है, डस्टर, झाड़न, संकेतिका और अन्य जो है, चाहे उसमें हम चार्ट की बात करें, मॉडल की बात करें या वास्तविक वस्तुओं की बात करें, किसी जीवंत वस्तु की बात करें, उनके साथ पाठ्य पुस्तकों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसा क्रो एंड क्रो ने कहा है। मैकाइवर ने पाठ्य पुस्तक पर अपनी परिभाषा में लिखा है, आधुनिक पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें समसाध्य बनने की अपेक्षा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्व अब हम चर्चा करेंगे। जब परिभाषा और हमने कुछ विद्वानों की महत्वपूर्ण जो भाषा पाठ्य पुस्तकों के बारे में उन्होंने कहा है, उसकी चर्चा के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान एवं योगदान। पाठ्य पुस्तकें विविध विषयों, प्रकारों और स्रोतों से अर्जित ज्ञान के एकीकरण द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि को समृद्ध करती है। देखिए, मैं पुनः दोहरा देती हूँ, पाठ्य पुस्तकें क्या करती है? विविध विषयों, प्रकारों और स्रोतों से अर्जित, यानी जो विविध विषय है, विभिन्न प्रकार है, विभिन्न स्रोत है, उनसे जो ज्ञान अर्जित करके उसका जो एकीकरण है वो करके विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि को समृद्ध करती है, उसे परिपक्व करती है। शिक्षकों को शिक्षण तथा विद्यार्थियों को अधिगम एवं अभ्यास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। शिक्षकों को, जब शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाता है तो उनको शिक्षण के लिए, विद्यार्थी जब से कक्षा कक्ष में पढ़ता है तो उसे अधिगम के लिए, सीखने के लिए और अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तकें मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तकों के उपयोग द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण लक्ष्यों की सहज प्राप्ति सुनिश्चित होती है।
इसलिए ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पुस्तक के बिना भाषा शिक्षण संभव नहीं है। अर्थात यदि हम ये कहें कि शिक्षण अधिगम में, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक जो है वो उसके बिना भाषा शिक्षण संभव नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। पाठ्य पुस्तक के महत्व के बाद में पाठ्य पुस्तकों के प्रकार पर एक दृष्टि डालते हैं, चर्चा करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। भाषा के विविध पक्षों के शिक्षण को सरल बनाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है। पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अनुसार तथा उद्देश्यपूर्ण भाषा का ज्ञान उपलब्ध कराने का माध्यम एवं साधन है। शिक्षक के लिए मार्गदर्शिका है। पाठ्य सामग्री के प्रकार और उपयोग विधि के अनुसार पाठ्य पुस्तकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको उनका विभाजन है वो समझने की दृष्टि से या सरलीकरण की दृष्टि से 4 श्रेणियों में उसे विभाजित किया गया है। और वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं? पाठ्य पुस्तक, उसके बाद में पूरक पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका और संदर्भ पुस्तक। सबसे पहले आती है पाठ्य पुस्तक, यानी वो पुस्तक जिसके अंदर पाठ्य सामग्री है, जो विद्यार्थियों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत समय सीमा में और पाठ्यक्रम में इस तरह अनुकूल जब उन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है तो वो पाठ्य पुस्तक एक मुख्य होती है जिसके आधार पर उन्हें शिक्षण अधिगम कराया जा सकता है और कराया जाता है। उसके बाद आती है पूरक पुस्तकें। पूरक पुस्तकें उन पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ में उनके सहयोग के लिए पूरक पुस्तकें होती हैं। और अभ्यास पुस्तकें जो पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय दिए गए हैं, जो इकाई दी गई है, जो कविताएं हैं, कहानी है, उन सब में उनका अभ्यास करने के लिए, यानी उस पाठ का, उस इकाई का या उस कहानी का, उस कविता का उद्देश्य क्या रहा है और विद्यार्थी ने उससे क्या अधिगम किया, उसके लिए अभ्यास पुस्तकें होती हैं। और उसके बाद में है संदर्भ पुस्तकें, यानी उसी पाठ्य पुस्तक से संबंधित अन्य पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें होती हैं। और अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि पाठ्य पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जब पुस्तकों को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया तो पाठ्य पुस्तक सबसे मुख्य है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में भाषा शिक्षण में कक्षा के लिए अनुमोदित भाषा पाठ्य पुस्तक उस शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की भाषाई, ज्ञानात्मक एवं व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन तथा उपकरण होता है। विद्यालय में यानी प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जब भाषा शिक्षण किया जाता है तो उस स्तर के लिए जो अनुमोदित भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें विद्यार्थियों के भाषाई यानी भाषा से संबंधित ज्ञान और उनके व्यवहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, एक उपकरण है। विभिन्न आयु वर्ग एवं शैक्षिक स्तर के विद्यार्थियों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री का संकलन होता है। यानी जैसा कि मैंने अभी भी कहा, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर विभिन्न आयु के वर्ग और शिक्षा के जो स्तर है उन विद्यार्थियों के लिए भाषा संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री का संकलन होता है। किसमें? पाठ्य पुस्तक में, जिसमें नए शब्द, व्याकरण संबंधी संदर्भ, व्यवहारिक भाषा एवं विविध साहित्यिक सामग्री का संकलन होता है। उन पाठ्य पुस्तकों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, विचारात्मक, सूचनात्मक और अभ्यास परक सामग्री के द्वारा विद्यार्थियों की मूल्यांकन योग्य दक्षता की अवधि सुनिश्चित की जाती है। देखिए, मैंने कुछ नए शब्द यहाँ पे जोड़ा है। जब हम पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा ज्ञानात्मक, यानी पाठ्य पुस्तक जो होती हैं उनमें जो पठन सामग्री है उसका एक पहलू होता है ज्ञानात्मक, यानी विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना।
दूसरा जो पहलू है वो भावात्मक, यानी जो कथा है, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, उपन्यास है, पत्र है या लेख है, जो भी है, उनसे भावात्मक लगाव या भावात्मक जो किस तरह की भावात्मक हम अभिव्यक्ति और भावात्मक ग्रहण कैसे करते हैं। विचारात्मक, विभिन्न लेख, विभिन्न कहानियाँ, विभिन्न कविताएं विद्यार्थी को विचारात्मक एक ज्ञान देती है, विचारात्मक स्तर पर सोचने के लिए उसको एक मार्गदर्शन देती है। सूचनात्मक, विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनमें पाठ्य पुस्तकों में सूचनात्मक सामग्री मिलती है। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम हिंदी शिक्षण की ही बात करें और जब हम अरुणाचल नामक पाठ पढ़ते हैं तो अरुणाचल नामक पाठ जब हम पढ़ते हैं तो वो सूचनात्मक पाठ है, यानी अरुणाचल कहाँ है, वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है और वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वो सारी तो सूचनात्मक हो गया। ऐसे ही जब मैंने अभी कहा आपसे कि भावात्मक, जब हम गद्य पद्य संकलन में 9वीं कक्षा में जब हम ईदगाह या बूढ़ी काकी नामक जब कहानी पढ़ते हैं तो वो भावात्मक एक विचार वहाँ मिलते हैं। और अभ्यास परक सामग्री, यानी अभ्यास करके कि किस तरह से नए नए शब्दों को अपने शब्दकोश में, शब्द भंडार में वृद्धि करना और जो बाकी व्याकरण की विभिन्न विधाएं हैं उनको समझना। तो अभ्यास परक सामग्री के लिए विद्यार्थियों के का मूल्यांकन योग्य दक्षता की अवधि सुनिश्चित करती है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि किस स्तर और किस आयु के विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक कितना उसमें सामग्री होगी, भावात्मक कितनी होगी, विचारात्मक कितनी होगी, सूचनात्मक कितनी होगी, अभ्यास किस प्रकार से किया जाएगा और उससे कौन से उसमें कितने दक्ष हो जाएंगे, उसके लिए एक सुनिश्चित अवधि होती है। पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन अध्यापन में अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन एवं निर्देशन विद्यार्थियों के ज्ञान पक्ष को मजबूत तथा भाषा के पक्ष को सुदृढ़ करता है। यहाँ अध्ययन अध्यापक में जो अनुभवी शिक्षक होते हैं वो उन पाठ्य पुस्तकों से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और निर्देशन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ उनके ज्ञान पक्ष को मजबूत करते हैं और भाषा के पक्ष को सुदृढ़ करते हैं। सामान्य रूप से क्या होता है कि हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा है वो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव है। जो क्षेत्र से है उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हिंदी पे होता है। तो अध्यापक का ये दायित्व बनता है पाठ्य पुस्तकों में जो भाषा हिंदी के शब्दावली है या हिंदी के शब्द है तो हिंदी भाषा के पक्ष को सुदृढ़ करना। ये हमने एक संक्षिप्त चर्चा करी कि पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार की है और उनकी उपयोगिता क्या है। अब हम आगे बात कर रहे हैं पूरक पुस्तकों की। पूरक जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ये पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा कम औपचारिक होती हैं। इनके निर्माण का उद्देश्य विद्यार्थियों में मौन वाचन एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करता होता है। पूरक यानी उसका जिसे हम आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ एक अंग्रेजी का वाक्य, अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करूँगी। पूरक यानी सप्लीमेंट्री जो हमारा होता है, पूरक उसके साथ शब्द से ही है कि उनको स्पष्ट हो रहा है कि वो पूरक है, यानी उनकी कमी को या उनके साथ साथ चलने वाली है। कम औपचारिक होती है, इनमें औपचारिकता नहीं होती है और इनके निर्माण का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी मौन वाचन और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को विकसित करे। मौन वाचन, जब कक्ष में आदर्श वाचन होता है तो आदर्श वाचन एक विद्यार्थी करता है और अन्य विद्यार्थी सुनते हैं। अनुकरण वाचन में आप अनुकरण कर रहे हैं तो एक आदर्श वाचन में अध्यापक आदर्श वाचन करता है और विद्यार्थी सुनते हैं। अनुकरण वाचन में एक या दो विद्यार्थी किसी गद्यांश या पद्यांश का वाचन करते हैं और बाकी विद्यार्थी सुनते हैं। लेकिन मौन वाचन में विद्यार्थी स्वयं उसका मौन रह करके एकाग्रता के साथ में जब अध्ययन करता है और स्वाध्याय करता है, यानी स्वयं जब अध्ययन करता है तो उस प्रवृत्ति को विकसित करने के लिए पूरक पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। विद्यार्थी भाषा के ज्ञान के साथ साथ देश के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और विविधता के बीच व्याप्त एकता से परिचित होते हैं। देखिए यहाँ ये और स्पष्ट, इसको और भली प्रकार से हम समझ लेते हैं कि विद्यार्थी भाषा के ज्ञान के साथ देश के इतिहास
यानी इतिहास, जब हम किसी भी इतिहास के या संस्कृति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दिवाली पढ़ते हैं, ईद का त्यौहार पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश पढ़ते हैं, या बाकी जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं और हमारा इतिहास है, इनके बीच में जो विविधता है उनमें व्याप्त एकता से परिचित होते हैं, क्योंकि भारत जो है वो अनेकता में एकता वाला देश है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उच्च प्राथमिक कक्षाओं की पूरक पुस्तकों के रूप में उन्हें प्रकाशित किया गया है। पुस्तकों के रूप में प्रकाशित संक्षिप्त जो पुस्तकें हैं उनमें कुछ है संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, प्रेरणास्पद कहानियाँ, जीवनियाँ तथा एकांकी के अध्ययन से उनके उद्देश्य और प्रकृति को सहज ही समझा जा सकता है। ऐसी पुस्तकें विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ साथ उनकी चारित्रिक, विचारात्मक, व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक विकास में भी उपयोगी भूमिका निभाती है। तो पूरक पुस्तकें जो हैं वो विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान तो देती हैं, लेकिन भाषा के ज्ञान के साथ साथ देश के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, इन सब के बारे में भी ज्ञान देती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी द्वारा संक्षिप्त रामायण, संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, प्रेरणास्पद कहानियाँ, जीवनियाँ, एकांकी, ये सब भी उनको पूरक पुस्तकों के रूप में है। और इनसे विद्यार्थी जो है वो ज्ञान के साथ साथ उनके चरित्र का निर्माण होता है, उनकी वैचारिक क्षमता बढ़ती है, विचार करने की, तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है, और व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक विकास में भी ये पूरक पुस्तकें बहुत उपयोगी है। पुस्तकों के प्रकार की जब बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें हम बात करेंगे अब अभ्यास पुस्तिकाओं की। अभ्यास पुस्तिका, जैसा कि अभ्यास यानी करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अभ्यास यानी निरंतर उस कार्य को करते रहने से। अभ्यास पुस्तकों का प्रकाशन मुख्य पाठ्य पुस्तकों के भाषा तत्वों की पुनरावृत्ति एवं अभ्यास के उद्देश्य से किया जाता है। ये मुख्य पाठ्य पुस्तिका के संकलित सामग्री पर आधारित होती है। अभ्यास योग्य अंशों की आवृत्ति के लिए विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रस्तुत की जाती है। भाषा तत्वों के मूल्यांकन के लिए भी अभ्यास पुस्तिका का प्रकाशन किया जाता है। जब हम अभ्यास पुस्तकों की बात करते हैं तो मैंने अभी भी आपको कहा कि किसी भी कार्य को करना या उसकी पुनरावृत्ति करना, उस पर पुनः पुनः कार्य करना, उस पर को दोहराना, इन अभ्यास पुस्तिकाओं में क्या होता है कि जो हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तिका है, जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है, जो भाषा विभिन्न स्तरों और आयु के अनुसार विभिन्न शैक्षिक स्तरों में लगी हुई है, उनके भाषा तत्वों की पुनरावृत्ति अभ्यास के उद्देश्य से होती है। यानी वो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो इकाई है, उसमें अभ्यास के इकाई है या अध्याय है, उन इकाई, अध्याय, कहानी, कथा, लेख, संस्मरण जो हैं, उनमें किस तरह से भाषा के जो तत्व हैं उनको समझा जा सकता है। और अभ्यास योग्य अंशों की आवृत्ति बार बार दोहराना के विभिन्न प्रकार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा तत्वों के मूल्यांकन के लिए अभ्यास पुस्तकों का प्रकाशन कराया जाता है। इन अभ्यास पुस्तिकाओं में विशेष रूप से व्याकरण शिक्षण में अभ्यास पुस्तिकाओं की बहुत महत्व है। व्याकरण शिक्षण में, क्योंकि व्याकरण जो है वो भाषा में व्याकरण सबसे उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण के माध्यम से ही हम आगे गद्य और पद्य में आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूँ कि हमारी जो व्याकरण है वो एक हमारा मूल आधार है भाषा का, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभ्यास पुस्तिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्या, जैसे प्राथमिक कक्षाओं में जब विद्यार्थियों को, प्राथमिक यानी 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में जब विद्यार्थियों को स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, मात्राओं, उच्चारण वर्तनी, शब्दार्थ और वाक्य संयोजन का अभ्यास कराया जाता है, तब वे व्याकरण का अभ्यास कर रहे होते हैं। बाद में समानार्थी, विलोम शब्द, अनेकार्थी, परिभाषिक और समान प्रतीत होने वाले शब्दों का ज्ञान और अभ्यास करते हैं।
एक बार मैं इसे अभ्यास पुस्तिकाओं को पुनः बताना चाहूँगी कि अभ्यास पुस्तिकाएं जो हैं वो मुख्य रूप से व्याकरण शिक्षण में, जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें 3 विधाएं हैं, गद्य पद्य और व्याकरण। तो व्याकरण में इसका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभ्यास से ही आता है। जब स्वर की बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे, वर्णमाला की बात करेंगे, मात्राओं की बात करेंगे, उच्चारण की बात करते हैं, वर्तनी के शुद्धिकरण की बात करते हैं, शब्दार्थ हैं, वाक्यों का संयोजन है, संयुक्त वाक्य हैं या किस तरह के वाक्य हैं, उनका अभ्यास कराया जाता है। और साथ ही साथ में समानार्थी शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, संधि हैं, समास है, अनेकार्थी शब्द हैं और समान प्रतीत होने वाले शब्दों का ज्ञान और अभ्यास भी अभ्यास पुस्तकों के माध्यम से कराया जाता है। और अब बात करेंगे हम संदर्भ पुस्तकों की, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तकों के प्रकारों की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि मुख्य पाठ्य पुस्तकें, मुख्य पाठ्य पुस्तकों के बाद हमारी पूरक पुस्तकें और पूरक पुस्तकों के बाद हमारी अभ्यास पुस्तकें, और अब बात करते हैं हम संदर्भ पुस्तकों की। संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग वरिष्ठ एवं उच्च कक्षाओं में पाठ्य एवं पूरक पुस्तकों में समाहित ज्ञान के विस्तार के लिए किया जाता है। संदर्भ पुस्तकें, संदर्भ यानी उसके का उनका संदर्भ, जो मुख्य पाठ्य हमारी पुस्तकें हैं उनके लिए संदर्भ पुस्तकें, इनका वरिष्ठ और उच्च कक्षाओं में यानी जो उच्च कक्षाएं हैं उनमें और किया जाता है। पूरक पुस्तकों में समाहित ज्ञान के विस्तार के लिए इनका करा जाता है। जब हम संदर्भ पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि विद्यालय पुस्तकालय में भाषा के इतिहास, साहित्य के इतिहास, विख्यात लेखकों एवं कवियों की जीवनी एवं रचनावली, कोश और संग्रहों की सुनिश्चितता की जाती है। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि पूर्व में संग्रहित ज्ञान के संग्रह है और उसके वर्तमान के ज्ञानार्जन में प्रयोग किया जाता है। ये हमारी संदर्भ पुस्तकें हैं। संदर्भ पुस्तकें प्राथमिक कक्षाओं में और माध्यमिक कक्षाओं में संदर्भ पुस्तकों का उतना उपयोग नहीं होता है। वहाँ पूरक पुस्तकों और हमारी पूरक पुस्तकों से सबसे अधिक यदि हम प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो वहाँ हमारी पाठ्य पुस्तकों के साथ अभ्यास पुस्तकों का विशेष महत्व है। लेकिन जब हम विद्यालय पुस्तकालय और जब हम महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तरीय जब शिक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पर संदर्भ पुस्तकों का है, क्योंकि वहाँ पर भाषा के इतिहास, साहित्य और लेखकों की जीवनियाँ, उनकी रचनाएं और उनके द्वारा संग्रहित जो ज्ञान है वो होता है और उसके लिए संग्रहित हमें ज्ञान के लिए संदर्भ पुस्तकें चाहिए और इससे ज्ञानार्जन में प्रयोग में किया जाता है। तो आज हम जब हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो पाठ्य पुस्तकों में हमने जो ये हमारा एक चर्चा है, इस चर्चा में हमने बात करी है पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप और पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। और स्वरूप में जब हमने बात करी तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि भाषा के व्यवस्थित स्तरीय एवं परीक्षणीय अभ्यास के लिए पाठ्य पुस्तकें होती हैं। प्रसिद्ध विद्वानों के हम परिभाषाएं हैं, उन पे हमने चर्चा करी, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि सीखने और सिखाने की क्रियाओं में अन्य साधनों के साथ पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। और उसके बाद में हमने पाठ्यपुस्तकों के प्रकारों की बात करी। पाठ्यपुस्तकों के प्रकारों में सबसे पहले पाठ्यपुस्तकें जो मुख्य होती हैं, जिनमें किसी आयु और शैक्षिक स्तर के अनुसार जिसमें अध्ययन सामग्री होती है, एक निर्धारित समय में और एक निर्धारित समय में निर्धारित गद्य पद्य व्याकरण के इकाई और पाठ उसमें दिए हुए होते हैं, वो पाठ्य पुस्तकें होती हैं। उन पाठ्य पुस्तकों के साथ पूरक पुस्तकें होती हैं, अभ्यास पुस्तकें होती हैं और संदर्भ पुस्तकें होती हैं। प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के साथ अभ्यास पुस्तकों का बहुत महत्व है और जब हम उच्च शिक्षण की बात करेंगे तो वहाँ पाठ्य पुस्तकों के साथ पूरक पुस्तक और संदर्भ पुस्तकों का बहुत महत्व है। तो आज की इस चर्चा में हमने चर्चा करी है कि पाठ्य पुस्तकों के स्वरूप की और पाठ्य पुस्तकों के प्रकार की, और आगे की चर्चा में हम ये पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न जो गुण हैं और बाकी आदि चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।